अपने तौर पर वो ये कर सका कि उस सेक्शन को तबाह कर दे जिसका वो इंचार्ज था, और उसने ये काम कर दिया। लेकिन जाहिर है ऐसी तंजीमें छोटी नहीं होती और ना ही अकेले हाशिम खान से तबाह हो सकती थी। इसलिए हाशिम खान को जान बचाकर फरार होना पड़ा और अब वो मारा जा चुका है। और इसलिए वो सीक्रेट सर्विस को ढूंढता रहा और फिर मायूस होकर अपनी तंजीम बनाने की कोशिशों में लगा रहा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसे मालूम था कि ये तंजीम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खौफजदा है, इससे भी यही नतीजा निकलता है कि उस पर बाद में यहूदियों ने कब्जा कर लिया। और जब उन्होंने ये भयानक मंसूबा तैयार किया तो जाहिर है इसराइल की शय पर बनाया गया होगा और इसराइल ने ही उन्हें बताया होगा कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से इसे खौफिया रखे। इमरान ने इंतहाई संजीदगी से तज्जिया करते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। इमरान का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन अब हम क्या करें? इस खत में तो कोई ऐसा क्लू नहीं है जिससे इस तंजीम को तलाश किया जा सके, ब्लैक ज़ीरो ने परेशान होते हुए कहा। क्लू हो या ना हो, और चाहे मुझे पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों की गर्दनें क्यों ना मरोड़नी पड़े, मैं इस भयानक मंसूबे का न सिर्फ खोज निकालूंगा बल्कि अपनी जान देकर भी इसे तबाह करूंगा। मैं इस मंसूबे की तकमील तो एक तरफ, इसका खाका भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंसूबा तो क्या मुकम्मल होना है, जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की है उन सबको मरना पड़ेगा, कुत्ते से भी ज़्यादा इबरतनाक मौत मरना पड़ेगा, ताकि आइंदा कोई यहूदी इस किस्म के मंसूबे का तस्वुर भी अपने जहन में पैदा ना कर सके। इमरान ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया था और आंखों से शोले से निकलने लगे थे। ब्लैक ज़ीरो हैरत से इमरान को देखने लगा। उसने इमरान की ऐसी जज्बाती कैफियत पहले कभी ना देखी थी, इसलिए वो जवाब में कुछ ना बोला, खामोश बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता इमरान की हालत नॉर्मल होती गई और फिर वो मुस्कुराने लगा। इस मंसूबे ने वाकई मेरे जहन पर असर डाला है। बहरहाल इस खत में हाशिम खान ने एक क्लू दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्लू? कौन सा क्लू? मुझे तो ऐसा कोई क्लू नज़र नहीं आया, ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। अगर तुम्हें नज़र आने लग जाए तो तुम ब्लैक ज़ीरो की बजाय ब्लैक वन ना बन जाओ। इसकी चौथी और पाँचवीं लाइन में एक नाम आया है, यांग, और उसके साथ ही लीग ग्रुप के अल्फाज भी मौजूद है, इमरान ने कहा। यांग और लीग ग्रुप? हाँ, ठहरिए, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और कागज़ उठाकर दोबारा पढ़ने लगा। हाँ मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि मुझे मालूम है कि यांग के कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं और मुझे तलाश करने के लिए इस पूरे इलाके को छान मारेंगे, लेकिन मेरा नाम हाशिम खान है। लीग ग्रुप की मेरी नज़रों में क्या अहमियत हो सकती है? मैं इन कुत्तों के लिए अच्छा शिकार साबित ना ही होऊंगा। मैं इन कुत्तों को इबरतनाक मौत मारूंगा, ब्लैक ज़ीरो ने ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए कहा। हाँ, यही क्लू है। लीग ग्रुप बाचान का इंतहाई खौफनाक मजहबी जुनूनी ग्रुप है जो मजहब की बुनियाद पर वहाँ कत्ल व गारत करता रहता है। आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि लीग ग्रुप शादनिज़म का पैरोकार है, इसलिए बुद्ध मज़हब के लोगों के खिलाफ है जिनकी बाचान में अक्सरियत है, और बुद्ध रूहानी पेशवाओं को कत्ल करना और इनकी इबादत गाहों को तबाह करना उसका मकसद है। लेकिन हाशिम खान के इस हवाले से ये ज़ाहिर होता है कि अगर पहले ऐसा था तो अब ऐसा नहीं है, बल्कि लीग ग्रुप पर भी यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया है और यांग यकीनन अब इस ग्रुप का लीडर या चीफ होगा। इसलिए लीग ग्रुप या यांग के आदमी हाशिम खान का पीछा कर रहे थे और वो इनसे छुपता फिर रहा था। और हाशिम खान का पीछा करने का मतलब है कि लीग ग्रुप या यांग अब वाटर पावर के ग्रुप है और उससे हमें वाटर पावर के बारे में मज़ीद तफसीलात मालूम हो सकती है, इमरान ने कहा। और ब्लैक ज़ीरो इस तरह अकीदत भरी नज़रों से इमरान को देखने लगा जैसे उसके सामने इंसान की बजाय कोई देवता बैठा हुआ हो। कमाल है इमरान साहब, आपके जहन का मुकाबला तो दुनिया का कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, ब्लैक ज़ीरो ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा और इमरान हंस पड़ा। कंप्यूटर बेचारा क्या मुकाबला कर सकता है जब उसकी तारीफ़ तो कोई नहीं करता, और मेरी तारीफ़ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 कर रहा हो, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो कहा मारकर हंस पड़ा। आओ अब इस यांग और लीग ग्रुप का खोज निकाले ताकि काम शुरू किया जा सके। मैं इन लोगों को मज़ीद एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देना चाहता, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज़ के पीछे बैठे हुए यांग ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, यांग स्पीकिंग। यांग का लहजा खासा दुरुस्त था। यांग, मैं क्रॉसवर्ड से जैकब बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ओह जैकब, तुम? खैरियत, कैसे फ़ोन किया? यांग ने चौंक कर कहा और उसके लहजे से दुरुस्तगी गायब हो गई। दुरुस्तगी की जगह अलबत्ता बेतकल्लुफ़ी ने ले ली थी। तुम्हें एक इत्तला देनी थी। पाकिस्तान के अली इमरान को जानते हो? जैकब ने कहा। अली इमरान? उसके मुतालिक कुछ सुना हुआ है? क्यों? यांग ने हैरत भरे लहजे में कहा। सिर्फ कुछ सुना हुआ है या उसके मुतालिक तफसील भी जानते हो? जैकब के लहजे में हल्का सा तंज था। हाँ, इतना तो सुना हुआ है
कि वो बज़ाहिर इंतहाई अहमक मस्करा सा आदमी है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई खौफनाक हद तक ज़हीन है, बेपनाह शातिर है, मार्शल आर्ट का माहिर है, निशानेबाजी में यकता है और बड़ी बड़ी मुजरिम तंजीमें उससे खौफजदा रहती है। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? यांग ने जवाब दिया। अगर तुम्हारा उससे मुकाबला हो जाए तो तुम क्या महसूस करोगे? जैकब ने कहा। मेरा उससे मुकाबला ही क्या है? वो मेरे मुकाबले में एक बच्चे से ज़्यादा क्या अहमियत रखता है? वो जो कुछ भी हो दूसरों के लिए तो हो सकता है, लेकिन यांग तो उसे मच्छर की तरह मसल देने की कुव्वत रखता है। लेकिन तुम बात तो करो, आखिर कहना क्या चाहते हो? यांग ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। वेरी गुड यांग, वाकई तुम एक दलेर आदमी हो, वरना आज तक इमरान का नाम सुनते ही बड़े बड़े मुजरिमों की सीटी गुम हो जाती है। लेकिन तुम्हारे साथ वाकई उसका जोड़ अच्छा रहेगा। मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि इमरान ने क्रॉसवर्ड के सेक्रेटरी एशमन को फ़ोन किया है। इमरान ने उससे तुम्हारे और लीग ग्रुप के मुतालिक तफसीलात मालूम की है, लेकिन तुम जानते हो कि वाटर पावर के हुक्म की वजह से उससे मुताल्लिक़ तमाम तंजीमों का रिकॉर्ड ऐसी एजेंसियों से गायब कर दिया गया है। इसलिए एशमन ने उसे सिर्फ वो कुछ बताया है जो कुछ वो ज़ाती तौर पर जानता था। बूढ़ा एशमन उस इमरान का ज़ाती दोस्त है। मुझे वैसे ही बातों बातों में मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करके बता दूं कि इमरान का तुम्हारे और लीग ग्रुप के मुतालिक मालूमात हासिल करना तुम्हारे लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। वो तुम पर भूखे उक्काब की तरह टूट पड़ेगा। जैकब ने कहा। लेकिन क्यों? मेरा उससे आज तक कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं या मेरा ग्रुप कभी पाकिस्तान नहीं गया। मैंने भी उसके मुतालिक सिर्फ सुना हुआ है, और वो भी वाटर पावर कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ था। मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। फिर वो मेरे मुतालिक क्यों मालूमात हासिल कर रहा है? यांग ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने भी इस पहलू पर तुमसे बात करने से पहले काफ़ी गौर किया है, और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाशिम खान तवील अरसे तक तुम्हारे ग्रुप के मंशियात शोबे से मुतालिक रहा है। फिर हाशिम खान की वजह से ही तुम्हारा ग्रुप और तुम वाटर पावर से मुंसलिक हुए थे, और वाटर पावर ने तुम्हारे ग्रुप के ज़िम्मे ग्रेट वाटर बॉल के लिए सामान मुहैया करने का काम लगाया था, जो तुम अब तक कर रहे हो। फिर हाशिम खान ने गद्दारी की और वो फ़रार हो गया। वाटर पावर के सेक्शन उसे तलाश करते रहे। अब मालूम हुआ है कि वाटर पावर के सेक्शन 3 ने पाकिस्तान में उसका खात्मा कर दिया है। इसके बाद इमरान ने तुम्हारे मुतालिक मालूमात हासिल करनी शुरू की है। उनसे मैंने यही नतीजा निकाला है कि हाशिम खान यकीनन उस इमरान से मिला होगा, और चूँकि उसे सेक्शन 3 के मुतालिक कोई मालूमात हासिल ना थी, क्योंकि सेक्शन 3 उसकी गद्दारी के बाद वजूद में आया, इसलिए उसने लामहला यही समझा होगा कि तुम और तुम्हारा ग्रुप उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि ऐसे कामों में वैसे भी तुम्हारा ग्रुप बेहद मसरूफ़ रहा है। चुनांचे उसने ये मालूमात यकीनन इमरान तक पहुंचा दी होंगी, और उसकी मौत के बाद अब इमरान शायद उसका इंतकाम लेना चाहता है। वैसे एक बात और भी है, और मैं भी वाटर पावर के सेक्शन 3 तक इस बात को पहुंचाता हूं कि हो सकता है कि हाशिम खान ने वाटर पावर के बारे में कोई मालूमात इमरान को पहुंचा दी हो, और तुम्हारे मुतालिक मालूमात हासिल करने का मकसद वाटर पावर के ख़िलाफ़ काम करने के लिए आगाज़ तलाश करना हो, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहूदियों की दुनिया भर में सबसे बड़ी दुश्मन है, और उसने इसराइल और यहूदियों को अब तक जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, शायद पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर भी इतना नुकसान ना पहुंचा सके हो। जैकब ने कहा। ओह, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ होगा। इमरान मेरे ज़रिए वाटर पावर तक पहुंचना चाहता होगा, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। यांग की तरफ टेढ़ी आंख उठाने वाला दूसरा सांस कभी नहीं ले सका। इमरान की या उस सीक्रेट सर्विस की क्या हैसियत है? मुझ तक आए या ना आए, मैं खुद उस पर भूखे चीते की तरह टूट पड़ूंगा। यांग ने तेज़ लहजे में कहा। मेरी बात सुनो, फिलहाल तुम इमरान के खिलाफ हरकत में ना आओ। तुम वाटर पावर के अजीम मिशन के लिए काम कर रहे हो, इसलिए हो सकता है कि वाटर पावर ऐसा ना चाहे कि इमरान तुम तक पहुंचे, और उसके लिए वो अपने सेक्शन 3 को आगे बढ़ाए, क्योंकि सेक्शन 3 का सिर्फ ट्रांसमीटर की हद तक वाटर पावर से ताल्लुक़ है। इमरान सेक्शन 3 के ज़रिए वाटर पावर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारे ज़रिए ज़रूर पहुंच सकता है। जैकब ने कहा। तुम अहमक हो जैकब, जो तुम यांग से ऐसी बातें कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें दोस्त ना कहा हुआ होता तो यांग से ऐसी बातें करने वाले की तरह अब तक तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से परवास कर चुकी होती। मैं खुद वाटर पावर से बात करता हूँ। मैं ही उस इमरान का खात्मा करूँगा। मुझे यकीन है कि वाटर पावर खुद मुझे इसकी इजाज़त देगा। बहरहाल, तुम्हारी कॉल का शुक्रिया, यांग ने इंतहाई तेज़ लहजे में कहा, और फिर दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर उसने एक झटके से रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया और झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो कदरे निकलते हुए कद का आदमी था। उसके बाजू बन मानूसों की तरह उसके घुटनों से भी ज़रा लंबे थे, और इस तरह मजबूत और भारी थे जैसे फौलादी हथौड़े हों। जिस्म कसा हुआ, मजबूत और गटा हुआ था। अंदाज में बेहद चुस्ती और फुर्ती थी। उसके सर पर घने और छोटे छोटे मुड़े हुए बालों का एक टोकरा सा था। बालों का रंग गहरा भूरा था।
पेशानी चौड़ी और जबड़े भारी थे। चेहरे का रंग तांबे की तरह था। भूरी छोटी लेकिन तलवार की तरह मूंछें थी। आंखों की साख ऐसी थी कि इल्म कयाफा वाले उसे देखकर आसानी से पहचान जाते कि ये शख्स इंतहाई दर्जे का शातिर, लालची, चालाक और हद दर्जे ज़हीन फितरत का मालिक है। उसकी आंखों में सांप की आंखों से भी ज़्यादा तेज़ चमक थी। ये बाचान के दूसरे बड़े जजीरे का मारूफ तरीन आदमी था। इसका ग्रुप ली ग्रुप कहलाता था। किसी ज़माने में तो ली ग्रुप के नाम का डंका बजता था, लेकिन जब से यांग ने ली ग्रुप की सरबराही संभाली थी, अब ली ग्रुप का सिर्फ नाम ही रह गया था। अब तो यांग का नाम ही हर शख्स जानता था। उसे और इर्द गिर्द के वसी इलाकों में जर्द शैतान के नाम से जाना जाता था, और लोग उसका नाम सुनते ही इस तरह काँपने लग जाते थे जैसे उन्हें लर्ज़े का बुखार चढ़ गया हो। उसकी सफ़ाकी के चर्चे इस कदर मशहूर हो चुके थे कि लफ्ज़ यांग दहशत के मानों में इस्तेमाल होने लग गया था। ली ग्रुप किसी ज़माने में सिर्फ मजहबी जुनूनी ग्रुप था, लेकिन यांग ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। उसने मजहबी जुनूनी आदमियों को खात्मा करके उसे नए सिरे से तश्कील दिया था। ग्रुप का नाम अलबत्ता उसने वही रहने दिया था, क्योंकि इस नाम की अपनी शोहरत पहले से मौजूद थी। उसका ग्रुप मंशियात की स्मगलिंग में माफिया से भी ज़्यादा मशहूर हो चुका था। वो स्मगलिंग का सारा धंधा समंदर के ज़रिए करता था, इसलिए उसके पास न सिर्फ बड़े बहरी तिजारती जहाज़, इंतहाई जदीद और तेज़ रफ्तार लॉन्चें थीं, बल्कि उसने जंगी कश्तियाँ तक रखी हुई थी। और यहाँ तक मशहूर था कि उसके पास जंगी आबदोज़े भी मौजूद है। यही वजह थी कि शुमाली बहरुल काहिल, जनूबी बहरुल काहिल और बहर हिंद के इलाकों में उसके नाम का डंका बजता था। शुमाली बहरुल काहिल, जनूबी बहरुल काहिल और बहर हिंद में फैले हुए बेशुमार छोटे बड़े वीरान जजीरों में उसके अड्डे कायम थे। चूँकि वो मुल्क के खिलाफ जुराइम ना करता था, इसलिए इन इलाकों में फैले हुए बड़े छोटे मुल्क, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, रोडनीशिया, फिलिपाइन, न्यूगनी, बोर्नियो और इस तरह के दिगर ममालिक ने कभी बराह रास्त उससे मुकाबला ना किया था, और वो इस सारे इलाके का किंग कहलाता था। उसका बिजनेस हेडक्वार्टर तो ना जाने कहाँ था, लेकिन होक्काइडो में वो एक लॉर्ड की तरह रहता था। वहाँ उसने वसी व अरीज़ जागीर खरीद रखी थी, जिसके अंदर एक शानदार लेकिन जदीद सहूलियात से मज़ीद एक महल बनवा रखा था। मुसल्लह मुलाजमों की एक पूरी फ़ौज उस महल की हिफाजत पर मामूर थी। उसके पास दुनिया की कीमती तरीन कारों का एक पूरा बेड़ा मौजूद था। वो हर लिहाज से वाकई बादशाहों की सी ज़िंदगी गुजारता था। पूरी दुनिया तो उसके नाम से कांपती थी, लेकिन यांग अगर किसी से दबता था तो सिर्फ अपनी मिक्स अतालीन और चीनी नस्ल की बीवी कोमो से दबता था। कोमो के उसकी ज़िंदगी में आने से पहले यांग बेहद अय्याश मशहूर था, लेकिन फिर एक महफिल में इंतहाई खूबसूरत और सहर अंगेज कोमो से उसकी मुलाकात हो गई तो यांग वाकई उस पर मर मिटा। कोमो होक्काइडो में एक छोटे से बार की मालिक थी। बार उसके वालिद की मिल्कियत था। उसका बाप अतालवी नस्ल का था, जबकि उसकी माँ चीनी थी। माँ उसके बचपन में ही मर गई थी और उसके बाप ने उसे माँ बनकर पाला था। किसी ज़माने में उसका बाप भी एक मशहूर गुंडा था, लेकिन फिर कोमो की पैदाइश के बाद उसने सारे जुराइम छोड़ दिए और होक्काइडो में एक बार बना ली। इस बार का नाम भी उसने कोमो बार रखा था। कोमो बचपन ही से खासी सेहतमंद और स्मार्ट लड़की थी, और फिर उसके बाप ने उसकी तरबियत भी ऐसे अंदाज में की कि उसकी शोहरत पूरे बाचान में फैल गई। खूबसूरती और सैर अंगीसी उसे माँ बाप से विरसे में मिली थी, लेकिन उसके बाप ने उसे मार्शल आर्ट के माहिर तरीन उस्तादों से तरबियत दिलाई। चुनांचे उसने 9 उम्री में ही मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली, और मार्शल आर्ट की तकरीबन हर शाख में उसने तालीम हासिल की और आला तरीन बेल्टें हासिल की। निशानेबाजी में पूरे बाचान में उसका कोई सानी न था। घुड़सवारी, तैराकी, गर्ज ये कि हर किस्म के खेलों की वह न सिर्फ शौकीन थी बल्कि चैम्पियन थी। इसी वजह से उसका जिस्म न सिर्फ बेहद मुतनासिब बल्कि खासा मजबूत हो गया था। यही वजह थी कि उसके हुस्न के चर्चे पूरे बाचान में फैले हुए थे। उसके लिए बड़े बड़े अमीरजादों के रिश्ते आए, लेकिन उसने सब रिश्ते ठुकरा दिए। और फिर एक महफिल में उसकी मुलाकात यांग से हुई तो उसे यांग की शोहरत के साथ साथ उसकी दौलत और उसकी इंतहाई मजबूत और ठोस शख्सियत बेहद पसंद आई। वो ऐसा ही शोहर चाहती थी। चुनांचे जब यांग ने उसे शादी की ऑफ़र की तो उसने फ़ौरन ही कबूल कर ली, और फिर यांग और कोमो की शादी पूरे धूमधाम से हुई। शादी के बाद तकरीबन 1 साल तक वो दोनों पूरी दुनिया की सयाहत में मसरूफ़ रहे। उसके बाद वो वापस होक्काइडो आ गए, लेकिन कोमो आहिस्ता आहिस्ता यांग पर हावी होती चली गई, और अब तो यह हालत थी कि यांग उससे दबने लग गया था। अब कोमो के मुकाबले में यांग का हुक्म कोई तस्लीम ना करता था। एक बार यांग ने किसी को कोई हुक्म दिया तो कोमो ने उसे उस हुक्म की तामील से मना कर दिया। यांग को जब पता चला तो उसे बेहद गुस्सा आया और उसने कोमो को सरदनिश करनी चाहिए, लेकिन कोमो मरने मारने पर आमादा हो गई तो यांग खुद ही खामोश हो गया। तब से तो कोमो के मुकाबले में यांग की हैसियत सिफर होकर रह गई। लेकिन कोमो ने यांग के बिजनेस में कभी दखल ना दिया था। बिजनेस के मामलात में यांग ही सब कुछ था, इसलिए यांग ने भी कोमो की इस खुदसरी की ज़्यादा परवाह ना की थी।
البتہ یہ ضرور ہو گیا تھا کہ یانگ کی نہ صرف عیاشی ختم ہو گئی تھی بلکہ اب وہ شراب بھی اتنی ہی پیتا تھا جتنی کومو اسے اجازت دیتی۔ یانگ ریسیور رکھ کر کرسی سے اٹھا اور پھر تیزی سے ایک ملحقہ کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں رکھا ہوا ایک عجیب ساخت کا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ یہ ٹرانسمیٹر ایک ڈیکوریشن پیس کی صورت میں تھا۔ اس میں ایک ہاتھی سونڈ اٹھائے کھڑا تھا اور اس کی سونڈ کے بالکل نیچے ایک حبشی گلے میں ڈھول لٹکائے ناچ رہا تھا۔ یانگ نے ہاتھی کے ایک پاؤں کی انگلیوں کو دبایا اور پھر دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اسی طرح باری باری اس نے ہاتھی کے چاروں پاؤں کو دبا کر ٹرانسمیٹر لا کر میز پر رکھ دیا اور خود اطمینان سے میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی یکلک ساکت وحشی کے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں تک تو ڈھول میں سے ایسی آوازیں نکلتی رہی جیسے ڈھول پیٹنے سے نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں سے تیز سیٹی کی سی آواز نکلنے لگی اور پھر سیٹی کی آواز مدھم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ حبشی بھی اب ساکت ہو گیا تھا، لیکن ہاتھی کی آنکھیں اس طرح جل اٹھی تھی جیسے بلب جل رہے ہو۔ یس چیف اٹینڈنگ اسپیشل کال اوور، واٹر پاور کی چیف کی بھاری اور بارواب آواز سنائی دی۔ یانگ کالنگ اوور، یانگ نے کہا۔ یس اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور یانگ نے جیکب کی کال سے ملنے والی تمام باتیں دہرا دی۔ اوہ یہ اہم اطلاع ہے یانگ، عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس سے متعلق اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام نے ہمیں پہلے سے خبردار کیا تھا، لیکن اب جب کہ عمران تمہارے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے تو پھر عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کا فوری خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ میں نمبر 3 کو ابھی ہدایت دے دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پر عمران اور سیکرٹ سروس کا مشن مکمل کرے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آسانی سے مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اوور چیف نے کہا۔ چیف عمران انکوائری میرے بارے میں کر رہا ہے، اس لیے اس کا خاتمہ بھی میرے ہاتھوں ہونا چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اوور یانگ نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم نمبر 3 کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکتے ہو یانگ، مجھے تمہاری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تمہارے وسائل کا بھی علم ہے، لیکن میں تمہیں سامنے اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ تم گریٹ بال میں براہ راست ملوث ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس عمران یا پاکستان سیکرٹ سروس کو اس گریٹ بال کے بارے میں کوئی بھنک بھی پڑ جائے۔ اوور چیف نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں باس، میں چاہوں تو سامنے آئے بغیر بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں کومو کو سامنے لے آؤں گا۔ وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکی ہے کہ اسے کسی خاص مشن پر بھیجا جائے کیونکہ اسے ان کاموں کا بہت شوق ہے اور بے شمار مواقع پر وہ بے پناہ دلیری، ذہانت اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ کم از کم اس طرح مجھے بھی سکون ملے گا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہم نے کیا ہے اور کومو کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اوور یانگ نے اچانک کومو کا خیال آتے ہوئے کہا۔ ویسے کومو واقعی اس سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ کوئی خاص کام کرنا چاہتی ہے، لیکن یانگ اسے ٹال دیتا تھا۔ اوہ ویری گڈ، مجھے کومو کے متعلق رپورٹیں مل چکی ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اس طرح نمبر 3 سیکشن بھی سامنے نہ آئے گا اور کومو آسانی سے یہ کام نمٹا لیں گی۔ تم ایسا کرو کہ خود زیر زمین چلے جاؤ اور اپنا ایک خاص گروپ کومو کو دے کر عمران کے خاتمے کا مشن اسے سونپ دو، لیکن عمران کے متعلق اسے پوری تفصیل بتا دینا۔ عمران کا خاتمہ ایک لحاظ سے پوری پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہوگا۔ اوور چیف نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ باس، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، میں اپنا خاص گروپ کومو کی ماتحتی میں دے دیتا ہوں۔ یہ گروپ کومو گروپ کہلائے گا، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی علیحدہ کر دیتا ہوں۔ اس طرح کومو گروپ انہی کاموں کے لیے مخصوص ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ کومو میں اتنی صلاحیتیں موجود ہے کہ وہ عمران اور پاکستان سیکرٹ سروس کو چٹکیوں میں مسل دے۔ اوور یانگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے پھر میں نمبر 3 کو بھی کسی قسم کی کارروائی سے روک دیتا ہوں۔ تم کومو گروپ کو فوراً حرکت میں لے آؤ اور جس قدر جلدی ہو مجھے اس کی پہلی شاندار وکٹری کی خبر دو۔ اوور چیف نے کہا۔ یس باس اوور یانگ نے کہا اور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل سنتے ہی اس نے ہاتھی کے ایک پاؤں کو انگلی سے دبا دیا اور پھر اس ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر اس نے دوبارہ الماری میں رکھا اور پھر واپس اپنے شاندار دفتر میں آ گیا۔ دفتر میں آ کر اس نے ایک طرف رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن دبا دیا۔ یس دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مادام جہاں بھی ہو انہیں میرے دفتر بھیج دو، یانگ نے سخت لہجے میں کہا اور انٹر کام کا ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پھر جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح خوبصورت اور حسین کومو جس نے انتہائی چست لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوئی۔ اس کے سنہرے لچھے دار بال اس کے کندھوں پر لٹک رہے تھے، کانوں میں انتہائی قیمتی ہیرے کے ٹاپس تھے جبکہ گلے میں بھی ایک انتہائی قیمتی ہیرے کا لاکٹ موجود تھا۔ کیا بات ہے یانگ، دفتر میں آج میری یاد کیسے آ گئی تمہیں؟ کومو نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں بے پناہ چستی اور پھرتی نمایاں تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی بجائے پارا بھرا ہوا ہو۔
ڈیئر، تم ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے کوئی خاص کام دو۔ آج میں نے نہ صرف تمہارے لیے خاص کام تلاش کر لیا ہے بلکہ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمہارا ایک مستقل گروپ بھی بنا دیا جائے جسے معدم قوموں گروپ کہا جائے گا۔ علیحدہ ہیڈ کوارٹر، علیحدہ کام، تاکہ تم اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی سے آزما سکو، یانگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔